नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो। इंडिया बोल रहा है जंग का मैदान तैयार है, बारूदी गन फेफड़ों तक पहुंच रही है। सभी अपने अपने चाल चल रखे हैं। शांति की बात काफी पीछे छूट चुकी है। अब बम और मिसाइलों का दौर जारी है। मिडिल ईस्ट में मिसाइलें बरस रही हैं, आसमान धुआं धुआं है, खतरे के बादल दिन प्रतिदिन छा रहे हैं। अब मिडिल ईस्ट में तबाही तय है, हर दिन बर्बादी की कहानी लिखी जा रही है। मिसाइलों की बौछार हर तरफ से हो रही है और हर दिन युद्ध की नई रणनीति बनाई जा रही है। मिसाइलों और ड्रोन से फिलहाल युद्ध तो लड़ा जा रहा है, लेकिन हाइपरसोनिक मिसाइलें भी ईरान इस्तेमाल करने वाला है। तो क्या अब मिडिल ईस्ट की लड़ाई परमाणु वार की तरफ बढ़ चुकी है? कयास तो ऐसे ही लगाए जा रहे हैं कि परमाणु वार की स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है और ये स्क्रिप्ट के अनुसार समय तय हो गया। ईरान और अमेरिका दोनों खेमों में तैयारियां भारी हैं, लेकिन इस युद्ध से किसी को कुछ हासिल हो या ना हो, इसमें इंसानियत का मारा जाना तय है। मिडिल ईस्ट की तबाही में अब तक 1000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, वो भी तब जब ट्रंप खुद को दुनिया में शांति के ठेकेदार कहते हैं और असल में दादागिरी और धमकी के जरिए दुनिया के व्यापार पर वो कब्जा चाहते हैं। टेस्ट हुआ न्यूक्लियर, भूकंप आया भयंकर। अमेरिका का प्लान, जापान के बाद ईरान। मिडिल ईस्ट में यलगार, अब परमाणु से वार। परमाणु लड़ाई, भीषण तबाही। अब मिडिल ईस्ट की लड़ाई मिसाइल और ड्रोन से कहीं ज्यादा आगे बढ़ चुकी है। खबर है कि अब ये जो लड़ाई है वो परमाणु हथियारों की ओर बढ़ चुकी है और अमेरिका और ईरान दोनों तरफ परमाणु की तैयारियां एक तरह से नजर आ रही हैं। अमेरिका दावा करता रहा कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं हो सकता, लेकिन ईरान ने अब वो कर दिखाया जिसकी उम्मीद नहीं की जा रही थी। जानकार मानते हैं कि ईरान ये जल्द ही कर दिखाएगा। उधर ईरान जिस तरह से आक्रामक नजर आ रहा है, उससे ये तो साफ है कि अमेरिका और उनके राष्ट्रपति ट्रंप की टेंशन बहुत बढ़ चुकी है। समझिए, अमेरिका के लाख दबाव के बीच भी ईरान सरेंडर करने को तैयार नहीं है और इसी कारण ट्रंप का गुस्सा है 7वें आसमान पर। और शायद ईरान के सरेंडर नहीं होने के कारण ही ट्रंप अब न्यूक्लियर के जरिए युद्ध को खत्म करने की सोच रहा है। आइए इसके पीछे के कारण भी आपको बताते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हमें ईरान में जो करना होगा वो हम करेंगे। सुनिए डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा। And we have right from the beginning, we projected 4 to 5 weeks, but we have capability to go far longer than that. We'll do it. Whatever somebody said today, they said, oh, well, if the president wants to do it really quickly, after that he'll get bored. I don't get bored. देखिए, खबर है कि अमेरिका ने नेवादा में न्यूक्लियर टेस्ट किया है और इस टेस्ट के जरिए परमाणु हथियारों का टेस्ट किया, जिससे नेवादा एरिया में 100 से ज्यादा बार भूकंप के झटके महसूस किए गए। कयास लगाए जा रहे हैं कि अमेरिका अब ईरान पर परमाणु से हमला कर सकता है, ऐसी प्लानिंग कर रहा है। तो ईरान भी इसमें पीछे नहीं है। समझिए, ये जो आप देख रहे हैं 2 तस्वीरें, 4.3 तीव्रता के भूकंप के झटकों का दावा किया जा रहा है। अब खबरों की माने तो ईरान ने भी परमाणु हथियार बना लिया है और अब ईरान भी परमाणु से हमला करने के लिए तैयार है। जंग के बीच मंगलवार को ईरान में 4.3 का भूकंप, उसकी तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया। कयास लगाए जा रहे हैं कि ईरान ने भी परमाणु हथियारों का परीक्षण कर लिया है।
जिस रूप से हालात समझ में आए हैं, ये दो तस्वीरों को आप जरा देखिए, एक ईरान के भूकंप, दूसरे अमेरिका के भूकंप। इस तस्वीर में ईरान के भूकंप की एक तस्वीर है तो दूसरी तस्वीर अमेरिका के नेवादा क्षेत्र की है। और इसमें ये कहा जाए कि ईरान में जो भूकंप आया उसको न्यूक्लियर टेस्ट से भी जोड़कर देखा जा रहा है। जिस रूप में हालात यहां पर नजर आए हैं उससे यह तो स्पष्ट हो जाता है कि यह भूकंप कोई सामान्य भूकंप नजर नहीं आते, इसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। लोग दावा ये करें कि न्यूक्लियर टेस्ट एक तरह से किया गया। अब आखिर ईरान ने क्या न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया है? ईरान इन दिनों युद्ध की आग में झुलस रहा है, इसमें कोई शक नहीं। इजराइल यूएस के हमलों से स्थिति विस्फोटक हो चुकी है। अब 3 मार्च को दक्षिणी ईरान के गैराश इलाके में भूकंप के झटके महसूस किए गए और गैराश इलाके में ये भूकंप की तीव्रता 4.3 की बताई जाती है। ये भूकंप जमीन से 10 किलोमीटर नीचे आया और भूकंप को न्यूक्लियर टेस्ट से जोड़कर भी बाकायदा जानकारी से देख रहे हैं। अब समझिए, ईरान में बीते 15 दिनों के भीतर ये दूसरा भूकंप था। दोनों भूकंप की गहराई लगभग और तीव्रता बिल्कुल एक जैसी थी। 15 दिन के अंदर ये दूसरा भूकंप का झटका अगर नजर आता है तो इसके क्या मायने निकाले जाए? तो क्या अमेरिका जो नहीं चाह रहा था वही हो गया? ईरान में आए भूकंप की टाइमिंग को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये भी है, क्या ईरान ने न्यूक्लियर टेस्ट तो नहीं कर लिया? ये भूकंप कहीं उसका असर तो नहीं है? वैसे भी ईरान लगातार न्यूक्लियर टेस्ट करने की फिराक में तो है ही। अब अमेरिका यही होने नहीं देना चाहता, तभी तो उसने 28 फरवरी को ईरान पर अटैक किया और खामनेई को मार दिया। तो क्या ईरान ने वो कर लिया जिसे वो वर्षों से चाहता था? आपको बताते हैं कि ईरान का एटमी सेंटर आखिर कहां पर है। दरअसल ईरान के एटमी सेंटर को लेकर बड़ा दावा यह किया जाता है कि ईरान के एटमी सेंटर है नातांज में, फोर्डो में, इस्फान, बुशहर, अराक, डाकुविन, तेहरान रिसर्च सेंटर। अब इन्हीं ठिकानों पर अमेरिका और इजराइल ने हमले किए, लेकिन क्या ईरान ये सिर्फ दिखावा के लिए कर रहा था, जबकि परमाणु कार्यक्रम तो कहीं और चल रहा था? क्या असल में वही बात है? दरअसल अमेरिकी इजराइल हमले में ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों को नुकसान पहुंचने की भी बड़े स्तर पर खबर आई और इसी पर ही IAEA महानिदेशक ने अपील की कि शांति बरतने की जरूरत है। IAEA के महानिदेशक ने कहा है कि मिडिल ईस्ट में अधिकतम संयम बरतने की जरूरत है। सभी पक्षों से सैन्य कार्रवाइयों में अधिकतम संयम बरते। कोई भी सैन्य हमला न्यूक्लियर फैसिलिटी पर या फिर उसके पास रेडियो एक्टिव रिलीज का खतरा पैदा कर सकता है, जिससे परिणाम और भी ज्यादा गंभीर हो सकते हैं। अब जरा ये भी जान लीजिए कि ये तो बात हो गई ईरान की। अमेरिका पर न्यूक्लियर टेस्ट के कयास आखिर क्यों लग रहे हैं? इसके पीछे का भी कारण है, एक ही बार में 100 से ज्यादा भूकंप के झटके क्या कभी लग सकते हैं? जानकार कहते हैं नहीं। अगर एक से ज्यादा भूकंप के झटके लगते हैं तो इसका मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं धरती में कुछ गड़बड़, कंपन महसूस की जा रही है। परमाणु बम या हथियार का उपयोग कहीं ना कहीं धरती पर हो रहा है या फिर उसका परीक्षण किया जा रहा है। आपको बताती हूं कि ईरान के जंग के बीच में अमेरिका ने आखिर कहां पर न्यूक्लियर टेस्ट किया, कहां पर ये 100 से ज्यादा बार भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। अब अमेरिका ने दरअसल न्यूक्लियर टेस्ट किया। ईरान से जंग के बीच में इस टेस्ट की खबर सामने आई। अमेरिका पर न्यूक्लियर टेस्ट करने का शक है। अमेरिका के नेवादा में 100 से ज्यादा भूकंप के झटके महसूस किए गए। अमेरिकी न्यूक्लियर टेस्टिंग साइट पर झटके महसूस हुए और भूकंप के झटकों के पीछे परमाणु परीक्षण की भी अटकलें हैं। तो क्या अब मिडिल ईस्ट का जंग मिसाइल और हथियार की जगह परमाणु वॉर तक पहुंच गया है? अपने आप में यह बड़ा सवाल है। अब आपको एक 1945 की कहानी मैं बताने जा रही हूँ। ये वो कहानी है जब जापान में एक तरह से युद्ध चल रहा था। जापान से युद्ध चल रहा था और वो सरेंडर की भूमिका में बिल्कुल नहीं था। तो जापान पर अमेरिका ने किया परमाणु हमला। जी हां, जापान पर अमेरिका ने परमाणु बम गिरा दिया और करीब 2.5 लाख इंसानों की जिंदगी ये परमाणु बम ले गया। अमेरिका की करतूत के कारण ही कोरिया के 2 टुकड़े हुए। आज भी उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया में जुबानी जंग और दुश्मनी जारी है। अमेरिका ने ही वियतनाम को बर्बाद कर डाला, इराक को बर्बाद कर दिया, अफगानिस्तान को तबाह कर दिया, फिलिस्तीन को कब्रिस्तान बना दिया, सीरिया को जला दिया, चिली, ब्राजील, उरुग्वे, पेरुग्वे, अर्जेंटीना को भी पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, तालिबान को खड़ा किया, ISIS को खड़ा किया और फिर खात्मे का दावा किया। दरअसल दुनिया भर में
अमेरिका ने आतंकवाद और युद्ध को एक तरह से बिजनेस बना लिया है और इसी क्रम में वेनेजुएला पर हमला किया, राष्ट्रपति को उठा ले गए। अब ईरान की तबाही का अध्याय जारी है। मकसद है दुनिया भर में जो तेल और व्यापार है उस पर कंट्रोल करना, कब्जा कर लेना और अपने हथियारों को बेचना, और यही एक तरह से बिजनेस करना चाह रहा है अमेरिका। नरसंहार और तबाही तो अमेरिका का सबसे बड़ा एकमात्र व्यापार है। और अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, सुनिए, ये कहा जाए कि ये वो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं जो शांति के मसीहा बनते हुए नजर आते हैं। सोशल मीडिया पर पोस्ट करके कहते हैं और ईरान को धमकाते हुए कहते हैं कि उनका एयर डिफेंस, एयरफोर्स, नेवी लीडरशिप खत्म हो गई। वो बात करना चाहते हैं और मैंने कहा कि भाई बात अब नहीं होगी, बहुत देर हो चुकी है। ये डोनाल्ड ट्रंप का कहना था। अब रूस ने भी ईरान के परमाणु हथियार प्रोग्राम को सही मान लिया है। अब रूस ने कहा है कि ईरान के पास परमाणु हथियार जरूरी है। समझिए, परमाणु हथियार प्रोग्राम का अब समर्थन कर रहे हैं कई देश। क्या अब मिडिल ईस्ट में परमाणु वार होगा? करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा, बताएंगे आपको इसकी सारी ABCD। खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ में कनेक्ट हो रहा है, आपको उनसे मिलवा देती हूं। मेरे साथ रिटायर्ड कर्नल SK मलिक जी कनेक्ट हो रहे हैं बतौर डिफेंस एक्सपर्ट रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल हिमांशी सिंह जी मेरे साथ कनेक्ट हो रही हैं। मेरे साथ विंग कमांडर आशीष सहाय कनेक्ट हो रहे हैं। ईरान से एक्सपर्ट अशरफ जैदी मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। आप सभी खास मेहमानों का इस पूरी चर्चा में बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत SK मलिक जी आप ही से करना चाह रही हूं, क्योंकि जिस बात का डर लगातार पूरी दुनिया को इजराइल और अमेरिका दिखाते रहे हैं कि ईरान के पास में परमाणु ताकत है, ईरान परमाणु बम का इस्तेमाल करेगा और उसके बाद में हालात इस रूप में बन जाएंगे। जो भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं सर, वो क्या दर्शाते हैं? क्या जिस बात का डर था अमेरिका को, वो पहले काम हो गया है? जी नैना जी नमस्कार, और आपके सभी दर्शकों नमस्कार। देखिए, जो खबरें आ रही हैं पूरी मीडिया के अंदर और पूरे दिन भर से हम देख रहे हैं कि ईरान के अंदर और अमेरिका के अंदर जो झटके चल रहे हैं, उनके लोगों की, एक्सपर्ट्स की राय भी सुन रहे हैं। देखिए, मेरा जितना समझ है, जितनी मेरी समझ कहती है, वो ये कहती है कि देखिए, दोनों के सिग्नेचर डिफरेंट होते हैं। एक नॉर्मल भूकंप के, और जो एक्सप्लोजन जो पैदा होते हैं किसी भी न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के द्वारा। दोनों में मैं थोड़ा सा टेक्निकल ज्यादा नहीं जाऊंगा, क्योंकि सभी लोग समझदार हैं, वो भी समझेंगे। इतना जरूर कहता हूं कि देखिए, न्यूक्लियर की जो कैपेबिलिटी है ईरान के पास, ये संदेहास्पद है। और आज जो वो टेस्ट कर रहा है, इसको डिनाई तो नहीं कर सकते, पर थोड़ा मुश्किल है अभी क्रेडिबिलिटी रिसोर्स के, जितने भी क्रेडिबल रिसोर्स हैं, सोर्सेज हैं, उनके थ्रू ये कहना वैसे मुश्किल है कि ईरान ने टेस्ट कर लिया है। लेकिन एक किसी कोने में ये बात जरूर कहता है कि कल ही आप ईरान की वक्तव्य को सुनिए। वो कहते हैं कि हम इजराइल का नक्शा मिटा देंगे। तो नक्शा तो कन्वेंशनल हथियारों से नहीं मिटता है। नक्शा या बाउंड्री चेंज हो सकती है, नक्शा नहीं मिटेगा। तो क्या ये चोरी छुपे एक ऐसा हथियार उन्होंने तैयार किया है जो छुपा के रखा हुआ है, जिसको वो अल्टीमेट हथियार के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं? लेकिन फिर भी मैं ये उम्मीद करता हूं कि ऐसा नहीं है, पर एक संदेह जरूर उठता है, क्योंकि जिस तरह के वक्तव्य आ रहे हैं और जिस तरह की ये चीजें, घटनाएं हो रही हैं। लेकिन जो एक और फैक्ट है इसके साथ, क्योंकि ये जो झटके हमको 10 किलोमीटर के निकले, ये अनलाइकली है कि ये न्यूक्लियर टेस्टिंग है। क्योंकि न्यूक्लियर टेस्टिंग, देखिए, कोई भी न्यूक्लियर वेपन जहां अंडरग्राउंड टेस्ट किए जाते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा फ्यू 100 मीटर्स या 1 और 2 किलोमीटर से ज्यादा नहीं जा सकते, बिकॉज यू हैव टू पुश द वेपन एंड द क्रिटिकल मास बिलो द ग्राउंड। वहां पर जब आपको वो जो फिशन की जो रिएक्शन है उसको दिया जाता है, तो इसमें जो पी वेव्स बनती है, प्रेशर वेव बनती हैं, वो ऊपर की तरफ चलती है, साइड वेव चलती है, मैक्सिमम डायरेक्शनल अपवर्ड होता है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि 800 मीटर पे आपने एक मटेरियल को रखा हुआ है, और जो फिजाइल मटेरियल है, और उसमें फिशन रिएक्शन के दौरान वो नीचे की तरफ जाता है, लेकिन बहुत कम उसका मैक्सिमम जो इफेक्ट आएगा वो अपवर्ड यानी पी वेव में आएगा। एस वेव के अंदर उसकी बहुत कम देखा जाए वो होता है, प्रोफाइलिंग होता है। भूकंप के अंदर इसका उल्टा होता है, पी वेव, प्रेशर वेव बहुत कम होती है, जबकि ग्रेजुअल एनर्जी वेव जो होती हैं वो चारों तरफ फैलती हैं। ये दोनों में मेन डिफरेंस है। आई एम श्योर कि जो इसके IR जो इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी हैं,
उनके वैज्ञानिक ऑल ओवर द वर्ल्ड उनको मॉनिटर कर रहे होंगे और इसको जी जी प्रोफाइलिंग कर रहे होंगे। बिल्कुल। अब बात हूं मैं अमेरिका केस पे। देखिए अमेरिका का टेस्ट करना अभी उसकी ज्यादा खबरें सामने नहीं आ रही हैं, हम्म लेकिन अमेरिका का टेस्ट करना अपने वेपन को एक तरह से पॉलिश करना और करना उसके लिए कोई नई बात नहीं है। हम्म। हाँ, कर सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि अमेरिका को टेस्ट करने की शायद जरूरत ही नहीं है। हम्म। इस सिनेरियो में आइए, इस सिनेरियो में देखिए, अभी रशिया और यूक्रेन का युद्ध को 4 साल हो गए हैं। हम्म 4 साल से ज्यादा हो गए हैं। अभी बीच बीच में खबरें वहां भी आती है कि क्या न्यूक्लियर डिवाइसेस टेस्ट होंगी या न्यूक्लियर डिवाइसेस के कारण ये युद्ध का अंत होगा। मुझे नहीं लगता कि कोई भी कंट्री इतनी मूर्खता करेगा कि इस मदर अर्थ पे न्यूक्लियर वेपन दोबारा इस्तेमाल करने की हिमाकत करेगा, हम्म। क्योंकि एक पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। फिर कोई भी देश कोई लेकिन भी सर मुझे लग रहा है कि आज के वक्त का तो यही एक दौर है कि कौन कितना शक्तिशाली है। और खासतौर से मैं अभी वही पूरा एक डेटा बता रही थी कि अमेरिका इस बारे में खासतौर से सेकंड थॉट लाने पर भी ये जरा सा भी हिचकिचाता नहीं है कि उसके हाथों कितने लोगों की जान चली जाए। वो खुद भी कई बार क्रिटिसाइज होता है लेकिन उसका बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ता। और एक लंबी फहरिस्त है जो अमेरिका का शिकार हुआ। इस दुनिया में कई ऐसे देश हैं और इसी बात को लेकर मैं आशीष सहाय जी आपका भी एक बार रुक करना चाह रही हूं। जिस रूप में जो तमाम बड़ी तस्वीरें नजर आई, एक तरफ ईरान के अंदर खाने ये कहा गया 15 दिनों में 2 बार हलचल हुई, दूसरी तरफ अमेरिका में भी अगर इसी तरह से हलचल होती है, जिस जगह पे नेवादा में यहां पर धरती में कंपन महसूस हुई, एक बार नहीं करीब 100 बार, तो ये तो स्पष्ट इस तरफ ही एंगल इसी तरफ जा रहा है ना कि या तो ये शक्ति प्रदर्शन है या मैसेज देने की कोशिश है या फिर ये साइकोलॉजिकल वॉर का ही एक नैरेटिव है। नैना, ईरान के पास वेपन ग्रेड यूरेनियम नहीं है। ये बात ईरान जानता है, ये बात अमेरिका जानता है, ये IAEA जानता है और तमाम अमेरिका से कुछ दशक पहले इराक पे भी यही बोल के गया था अटैक करने की उनके पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन WMDs हैं, भारी मात्रा में हैं, कुछ भी नहीं मिला था। ईरान की सारी एनरिचिंग फैसिलिटी ऑफ यूरेनियम अभी तक N60 के ऊपर नहीं गई है और यही काफी कंसर्निंग है इजराइल के लिए कि 60 से या 92 94 पहुंचते पहुंचते कुछ महीनों में वो पहुंच जाएंगे और उसके बाद एक्सप्लोसिव्स मतलब वेपन ग्रेड यूरेनियम वो पा जाएंगे। आज की तारीख में ये जग जाहिर है, ये रूमर मॉन्गरिंग, फोबिया क्रिएट करना, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लोबल ट्रेंड कि ईरान के ऊपर हमले को जस्टिफाई करने के लिए हम कुछ ऐसा कर दें। ईरान डज नॉट पोजेस अ न्यूक्लियर वेपन और वेपन रखना तो दूर, उनके पास वेपन ग्रेड यूरेनियम अभी नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, अमेरिका का न्यू स्टार्ट ट्रीटीज जो अभी कुछ महीने पहले लैप्स कर गया है, दे आर वेल विद इन देयर पावर्स टू टेस्ट अगेन विदाउट बिना किसी वायलेशन के वो टेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि उनकी जो ट्रीटी थी वो खत्म हो चुकी है, उसको एक्सटेंड नहीं किया गया है, नए फॉर्मेट का अभी फाइनलाइजेशन नहीं हुआ है। लेकिन देखिए दर्शक, उसमें स्टूडेंट्स, उसमें मिलिट्री पर्सनल, उसमें फैमिली मेंबर्स न्यूज देखते हैं, तो सिंसियर अप्रोच की तरह से अगर न्यूज को प्रेजेंट किया जाए, जो ये टेक्टोनिक शिफ्ट होते हैं ना फॉल्ट लाइंस पे, जमीन के अंदर जो पत्थर पहाड़ शिफ्ट होते हैं उससे भूकंप होता है, इससे कोई मेजर एनर्जी रिलीज नहीं होती है। जबकि न्यूक्लियर एक्सप्लोजन में यूरेनियम जब फटता है, वेपन ग्रेड यूरेनियम जब फटता है, तो लाइक अभी हमारे प्रीवियस पैनलिस्ट कह रहे थे, उससे जो प्रेशर वेव्स क्रिएट होती हैं वो किलर वेव्स होती हैं। इन दोनों में कोई समानता है ही नहीं। भूकंप से ज्यादा प्रेशर वेव तो वॉल्केनोस क्रिएट कर देते हैं। भूकंप एक कुछ क्षणिक शिफ्ट ऑफ टेक्टोनिक लाइंस होता है जिससे धरती कांपती है और उसके बाद उसके ऊपर के ह्यूमन स्ट्रक्चर्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, इसलिए हमको वो बहुत बड़ा दिखता है। लेकिन और 100 बार अगर इनके जियोलॉजिस्ट ने बोला है कि 100 बार हुआ है, तब तो ये कंफर्म हुआ ना कि ये अंदर की कंपन थी। डेटोनेटर्स या एटॉमिक एक्सप्लोजन्स 100 टाइम्स कुछ रिपल्स नहीं कर सकते, वो एक बार फिशन होता है और उसके बाद खत्म हो जाता है। उसकी प्रेशर वेव्स जितने, डिपेंडिंग अपॉन की कितनी टन का वो एक्सप्लोजन किया है, उतनी दूर तक वो जाते हैं। तो इन पर्सपेक्टिव को रखते हुए एकदम क्लियर है कि कोई न्यूक्लियर एक्सप्लोजन ना ईरान ना यूएस में हुआ है। ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है, हाँ, लेकिन उनकी जो इनरिचिंग कैपेसिटी है उसको आगे नहीं बढ़ने देने के लिए IDF और US अभी भी
लगे हुए हैं और वो डेफिनेटली इसको अचीव कर लेंगे। जी नैना, इसमें कोई शक नहीं सर, लेकिन अब देखिए सरेंडर की भी बात होती है, हमले की भी बात होती है, बार बार इन सारी परिस्थितियों में एक बार फिर से जापान की तस्वीर लोगों के सामने आ जाती है, जब बगैर हिचक के 2.5 लाख से ज्यादा लोगों की जान गई, और ये कहा जाए इसीलिए उसको सबसे बड़ा नरसंहार कहा जाता है। और ये नरसंहार करने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद शांति दूत खुद को जो बताता है देश, या ये कहा जाए सबसे बड़ी सुपर पावर ये देश जो बताता है, ये वो है। हिमांशी जी, अब क्या एक बार फिर से न्यूक्लियर वॉर का डर नजर आ रहा है? और वही बात है कि जो घातक है, जो घायल है वो सबसे ज्यादा घातक है, और घायल इन दिनों ईरान है। तो क्या ईरान अब और भी ज्यादा घातक है, और ईरान बस इंतकाम लेने के लिए अब किसी भी हद तक जाने को तैयार है क्या? नमस्कार, जय हिंद नैना जी। देखिए, जो इस समय के आप भूकंप की बात कर रही हैं, तो सीटीबीटीओ ने भी इसकी कोई पुष्टि नहीं की थी, और जहां तक हम जानते हैं तो ईरान जो है एक सिस्टमिकली एक्टिव जोन में आता है। वहां पे सन 2003 में बाम शहर में, सन 2017 में बहुत ही विनाशकारी भूकंप आए थे। तो इसलिए हम हर एक भूकंप को परमाणु हथियारों से ना जोड़ के देखें। देखिए, जब आपके तरकश में तीर खत्म हो जाते हैं तो आप कहानियां सुनाने लगते हैं। ये जो सारी कहानियां हैं ये वेस्टर्न मीडिया क्रिएट करता है, ताकि कहीं ना कहीं अगर कल को जो वहां पे एक सनकी प्रेसिडेंट बैठा हुआ है उसको कवर फायर मिले, अगर वो कल को बम भी मारने की कोशिश करता है तो वो जो कहानियां बरसों से हम सबको सुना रहे हैं उसको लेजिटिमाइज कर पाए। जिस तरीके से आज आपने मीनाब में देखा होगा, इतनी हृदय विदारक वहां से तस्वीरें आई हैं, 160 बच्चियों को जो दफन किया गया है। आपने खामेनेई को माना, बहुत अच्छी बात है, आपके पास एक सटीक जानकारी थी कि वो कहाँ, अपने 40 जो और मिनिस्टर्स हैं उनके साथ में बैठे हुए हैं, समझ में आता है। लेकिन ये जो 160 बच्चियों को आपने मारा है, अगर आपके पास ईरान की हर एक पुख्ता लोकेशन की पिन पॉइंट जानकारी थी तो ये बच्चियां क्या आपके कोलेटरल डैमेज का हिस्सा हैं? देखिए, न्यूक्लियर बम मार के जानों को खत्म कर देना, वहां पे कैंसर फैला देना, या उस जमीन को हजारों हजारों साल के लिए खत्म कर देना एक अलग बात हो गई। लेकिन जो इस तरह की चीजें हो रही हैं, आप कारपेट बॉम्बिंग सिटीज में कर रहे हैं, जहां पे आप बॉम्ब्स को इस तरह से बिछा रहे हैं जहां पे एक घास के लिए भी जगह ना रहे, तो मुझे लगता है कि न्यूक्लियर का गिरना ना गिरना अलग बात है। देखिए, वो एक न्यूक्लियर टेररिज्म जो अमेरिका फैला रहा है ये उसका हिस्सा है कि कहीं ना कहीं इन्होंने कितनी बार कोशिश की है, जब ईरान अपनी तरफ से अपने एनरिचमेंट में लगा हुआ था तो इन्होंने वहां पे अंदर इनसाइड जो है हमला करके उनको स्ट्रेंथर्स जिसको कहते हैं, उससे कई बार वहां पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस जो उनके फ्यूजर्स हैं उनको खराब करने की कोशिश की थी। मुझे लगता है कि ईरान भले ही वो बहुत सारी जो उनकी न्यूक्लियर ट्रीटीज हैं उसकी तरफ से वो प्रोहिबिशन में आता है कि वो न्यूक्लियर बॉम्ब ना बनाए, लेकिन इस समय अगर सबसे ज्यादा किसी को न्यूक्लियर टेस्ट करने की और न्यूक्लियर बॉम्ब होने की जरूरत है तो वो ईरान है। क्योंकि जिस तरह से अमेरिका और इजराइल मिलकर पूरा एक खेल रच के चल रहे हैं, मुझे लगता है कि अगर आपने 60% किया है जो अभी तक वेपन ग्रेड नहीं है, आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप उसको बढ़ाएं और अपने न्यूक्लियर आर्सेनल को बनाने की कोशिश करें। अदरवाइज आपके लिए आने वाले दिन बहुत खराब होंगे। जिस तरह से झुंझलाए हुए घूम रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप, इनका जो मिसाइल स्टॉक पाइल है, इनका जो भी डिटरेंस की पावर है वो खत्म हो रही है। ईरान एक स्टैंडिंग मिलिट्री पावर है जिसके पास मिसाइलें भी हैं और जो होममेड ड्रोन्स बनाता है, उसी ने इनको इतना छका रखा है। तो हो सकता है कि ये न्यूक्लियर टेस्ट हुआ है कह के वहां पर फिर से दोबारा कुछ और न्यूक्लियर बॉम्ब डालने की कोशिश करें। वी कैन नॉट ट्रस्ट प्रेसिडेंट ट्रंप, वी कैन नॉट ट्रस्ट नेतन्याहू। अगर इस समय गाजा में आप देख लीजिए, फिलिस्तीन में कहीं पे भी देख लीजिए, अगर सबसे बड़ा कोई आतंकवादी है तो ये दो देश हैं। तो मुझे लगता है कि ईरान को पक्का कोशिश करनी चाहिए, अगर उसने अभी तक नहीं की है, कि न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्रोग्राम को दूसरे लेवल तक लेके जाए। और यही वजह है कि रूस जैसे कई देश अब ये भी कह रहे हैं कि ईरान के पास में परमाणु हथियार जरूर होने चाहिए, इसमें कोई शक नहीं, और इसीलिए बार बार उस पर एक तरह से जोर भी दिया जा रहा है। और यही वजह है कि बार बार अलग हालात भी हैं। मेरे साथ में अशरफ जैदी जी भी लगातार मौजूद हैं, ईरान अफेयर एक्सपर्ट हैं। जैदी साहब, आज हमने देखा खासतौर से इजराइल की तरफ से बेंजामिन नेतन्याहू का एक बयान आया, और उस बयान पे हालांकि ये उनकी मंशा है, इच्छा है, कई वर्षों से दबी हुई, वो एक बार फिर से उनके सामने नजर आई। उन्होंने कहा कि अब वो वाला वक्त बहुत ज्यादा दूर नहीं है
जब ईरान पर इजराइल और अमेरिका की हुकूमत होगी, जब ईरान पर इजराइल राज करेगा। ये आखिर इस बयान को किस रूप में देखते हैं आप? ये क्या ऑन ग्राउंड वाकई में सुटेबल नजर आता है, या अमेरिका पूरी तरह से इस प्लान को, इस मंशा को पूरा करने में नेतन्याहू का साथ दे रहा है? बिल्कुल नैना जी, आपका सवाल बहुत अच्छा है और हमारे तीनों जो एक्सपर्ट हैं मिलिट्री के, उन्होंने टेक्निकली बहुत अच्छे से इस एटमिक जो वॉर जिसकी धमकी मुसलसल दुनिया को अमेरिका या उसके जो अलाइज हैं वो देते रहे हैं, जिसके भी पास ये एटम बम होता है वो धमकी देता है, क्योंकि वो सोचता है कि धमकी देंगे तो बहरहाल हम बचे रहेंगे। बहुत अच्छे से एक्सप्लोर किया मैंने, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव यानी इन तीनों ही लोगों की गुफ्तगू थी। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये वॉर जो है ये कोई एटमिक वॉर नहीं होने जा रही है, ये हम भी जानते हैं, और ना ही ये ऐसी वॉर है कि जिसपे इस तरह की अमेरिका ये चाहता हो कि ईरान एटमिक पावर ना बने, क्योंकि उसने उस रहबर और उस लीडर को मार दिया वहां के, जिसका फतवे की वजह से ईरान आज तक अपने एनरिचमेंट को 60% से आगे नहीं बढ़ा पाया था। यानी बार बार वहां की जो एक फतवा खुद वहां के लीडर का ये था कि हम एटमिक हथियार नहीं बना सकते, उसी को कत्ल कर दिया। तो जाहिर सी बात है, अब इम्कान तो पाया जाता है कि ईरान एक तो जयदीप जी, फिर आखिर खामनेई को टारगेट करना है उन्हें एलिमिनेशन के लिए, एलिमिनेट करने के लिए क्या वजह है फिर, खासतौर से इजराइल और अमेरिका? वो देखिए, ये एक आइडियोलॉजिकल वॉर है। ये वॉर अमेरिका के द्वारा पिछले 47 साल से ईरान के खिलाफ लड़ी जा रही है, और एक ऐसी वॉर है कि जिसमें ईरान की जो जियोग्राफिकल कंडीशन है और उसके अंदर जो पाए जाने वाला पूरा तेल और जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर कब्जे की एक लड़ाई है। और जो वहां का सिस्टम है जो 1979 में कायम हुआ, उस सिस्टम की वजह से अमेरिका उस पूरे क्षेत्र पर काबिज होने के लायक नहीं बचा, और खामनेई ने ऐसी एक स्थिति पैदा की कि एक प्रतिरोध मोर्चा खड़ा किया जो अमेरिका के हितों के खिलाफ एक्टिव है। और यही एक वो आवाज थी मात्र जो अमेरिका की मुखालफत में और अमेरिका के उस गुंडागर्दी के खिलाफ इस पूरे क्षेत्र को लामबंद करती थी। इसलिए खामनेई साहब को मारा गया है, और खामनेई साहब को मारकर ये समझ रहे हैं कि हमने ईरान को कब्जा लिया, या ईरान हमारे मतलब से और हमारे जो अहदाफ हैं उनके तहत वहां पे हुकूमत बदल जाएगी, वहां पे सत्ता में हम लोग हमारे अपने पिट्ठू बिठा देंगे। ऐसा कुछ भी होने नहीं जा रहा है, क्योंकि जब से उनको मारा है तब से वहां की जनता पिछले कई घंटों से लगातार 72 घंटे या उससे ज्यादा सड़कों पे खड़ी है, और वो अपने जो सिस्टम है उसके साथ खड़ी है। जंग होने के बावजूद वो सड़कों को और उन शहरों के जो मेन स्क्वायर है उसको नहीं छोड़ रही है, क्योंकि उनके लीडर्स ने उनसे ये रिक्वेस्ट की है कि इससे पहले के अमेरिका के द्वारा जो प्लांटेड एजेंट हैं वो इन सड़कों पर आके बहरहाल हालात को खराब करें, आप लोग खुद इन सड़कों को घेरे रखें। उन्होंने उन सड़कों को घेरा हुआ है, और ईरान ने जो काम किया है, क्योंकि अब उनके पास देखिए उनके एक अजीम लीडर को उन्होंने कत्ल किया है, और वो सिर्फ ईरान के लीडर नहीं थे, मैं आपको बता दूं एक स्पिरिचुअल लीडर थे कि जिनके ऊपर दुनिया भर के तमाम बहुत सारे लोगों की आस्था जुड़ी हुई थी। लेकिन जयदीप जी, यही तो एक बड़ी बात है, यही समझ में नहीं आता। एक बड़ा तबका जो है अभी भी, अगर इस्लामिक कंट्रीज भी ईरान के साथ में समर्थन करते हुए नजर नहीं आती, या ये कहा जाए खामनेई की जिस तरह से हत्या की गई, कोई एक इस्लामिक कंट्री आप बता दीजिए जो खासतौर से इजराइल या अमेरिका की इस एक्शन की ये कहा जाए खिलाफत कर रही हो? इन सारी जितनी भी ये सो कॉल्ड इस्लामिक कंट्री हैं, ये सब एपिस्टीन गैंग का हिस्सा है, और ईरान की लड़ाई इसी एपिस्टीन गैंग के खिलाफ है। जो एपिस्टीन गैंग के हिस्सा है, बहरहाल वो अमेरिका की गुलामी को कबूल कर चुका है, वो अमेरिका की गुलामी के सामने उसकी हिम्मत नहीं है। अकेला एक देश है ईरान कि जो खड़ा हुआ था, वहां का रहबर, वहां का लीडर जो खुल के बोलता था, और ये
जितने भी देश ठीक हैं, है, इसी ठीक वजह है। से मैं ईरान ने लेकिन उनको यहाँ टारगेट पर मैं किया है। एस के मालिक ठीक जी, है। यही बात जो यहाँ पर जयदी जी बोल रहे हैं, दरअसल यही बार बार जहन में भी आता है कि एक ऐसा लीडर जो ये कहा जाए मुस्लिमों के मसीहे के तौर पर लोग उनको कनेक्ट करते रहे हैं, जिनको मोहम्मद प्रॉफिट के से एक तरह से उनको कनेक्ट कर कर देखते रखे हैं, और अगर उनका एलिमिनेशन इस रूप में किया जाता है, फिर भी इस्लामिक कंट्रीज, इवन मिडिल ईस्ट का भी कोई भी देश ईरान का समर्थन तो छोड़िए, इजराइल और अमेरिका की सेक्शन की खिलाफत तक करता हुआ नजर नहीं आ रहा। क्या मजबूरी है ऐसी? नैना जी, इस ताने बाने को समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। 2010 के अंदर प्रेसिडेंट ओबामा और ईरान के बीच में एटॉमिक एक एग्रीमेंट हुआ था। उसके साथ साथ इसी दौरान खबरें चल रही थी कि सीरिया, ईरान से बाहर निकले लेबनान और इजराइल के ईस्ट में यानी फिलिस्तीन का जो इलाका है, इन इलाकों के अंदर बहुत ज्यादा गैस के भंडार मिले हैं। और तब ये सोच पनपी कि ठीक है, ऑयल तो चलता रहेगा, समय के साथ साथ एक क्लीन एनर्जी की जरूरत पर जो बड़ा जोर दिया रहा है वर्ल्ड ओवर, तो क्लीन एनर्जी का एक बड़ा सोर्स गैस था। और गैस की जब कंफर्मेशन हुई और पूरे वाइड एरिया में एक्सेप्ट इजराइल वाला जो इलाका है, इलाका बोल रहा हूं मैं, देश नहीं, उसको छोड़कर, तो अमेरिका ने इसके बाद एक और शर्त रखी ईरान के सामने, जब उन्होंने ये परमाणु एग्रीमेंट किया कि आप हमारे साथ गैस का जो एक कंसोर्शियम बनाइए। गैस का कंसोर्शियम बनाने के लिए तब समझ में आया ईरान को कि एक्चुअली ये परमाणु समझौता छोटा चीज है, बड़ी चीज के लिए जो यूएसआई कर रहा है वो है उसके एनर्जी रिसोर्सेज, यानी जो न्यू फाउंड गैस एनर्जी सोर्सेज। इस चीज के लिए ईरान ने मना किया और अमेरिका चाहता था कि ये सब कंसोर्शियम बनने के बाद ये पूरे एनर्जी सोर्सेज ये पूरा आपके नेटो कंट्री यानी यूरोप की तरफ डाइवर्ट हो और उस पर उनका प्राइस का कंट्रोल हो। उसके साथ साथ ईरान चाहता था कि क्योंकि उनके चीन और रूस और इधर ईस्ट एशिया के कंट्रीज से भी संबंध अच्छे थे, वो चाहता था मैं इधर सप्लाई क्यों नहीं करूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अमेरिका इस पर पॉलिसी। तो वहां से जो ये गंदा जो एक तरह से रिलेशन डेवलप हुआ दोनों के बीच में, यानी देखिए 79 से वैसे तो रस्साकसी चल रही है, बट 2010 के बाद जो मेजर शिफ्ट आया उसमें ये भी एक घटना बड़ी इंपॉर्टेंट अपना रोल अदा करती है। इसके बाद 2016 में जब ट्रंप साहब आते हैं तो उन्होंने आते ही इस परमाणु एग्रीमेंट को खत्म किया और खत्म करते ही उसके बाद से ही ये आरोप लगने लगे कि ईरान जो है वो परमाणु हथियार की तरफ बढ़ रहा है, फिजाइल मटेरियल चोरी छपे खरीद रहा है। इस चीज को हवा दी उस टाइम के कारोबारी परमाणु एनर्जी यानी फिजाइल मटेरियल के जो धंधेबाज थे पाकिस्तान, यानी वहां पे अब्दुल कादिर खान को बाद में पकड़ा गया और उनसे कुछ ये भी एस्टेब्लिश हुआ कि यस, ईरान ने उनसे ये एक तरह से मटेरियल और टेक्नोलॉजी लेने की कोशिश की थी। तो वहां के बाद ये अमेरिका को और बड़ा ग्राउंड मिला कि आप परमाणु युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं, परमाणु युद्ध का मतलब है परमाणु हथियार बनाने की तरफ बढ़ रहे हैं और चोरी छिपे अपने प्रोग्राम्स को बढ़ा रहे हैं। ये वहां से ग्राउंड बना और आज तक ये जारी है। अब मैं ये कहता हूं, देखिए ये जो ऑपरेशन शुरू हुआ है, ऑपरेशन बहुत काफी डिले के बाद शुरू हुआ है। मैं इस बात के फेवर में नहीं कि ऑपरेशन होना चाहिए था, मैं ये कह रहा हूं कि मेरा एनालिसिस कहता है कि जो ये बातचीत चल रही थी ये एक ढोंग था, परपंच था। सारा कहानी ये थी कि ऑलरेडी डिसाइडेड था करना क्या है, टाइम बाय किया जा रहा था। टाइम बाय इसलिए किया जा रहा था कि एग्जैक्ट इनके जो जासूस है वो और डीप पेनिट्रेशन में जाए, उनके सारे साइलोज, एम्युनिशन डंप, उनके मिसाइल स्टोरेज फैसिलिटीज और उनके बहुत सारी जो ऐसे की चीज होती हैं और स्पेशली जो लेयर 1 जो टारगेट्स है उनकी पिन पॉइंट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, सो दैट जब वो अटैक करेंगे तो उसमें शक या फिर गलती की कोई गुंजाइश नहीं हो। और यही हुआ भी। कोई कहता है 28 फरवरी को क्यों हुआ, ये पहले क्यों नहीं हुआ? नहीं होना था ये पहले इसलिए नहीं होना था कि 28 फरवरी को ही एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन, पिन पॉइंट इंफॉर्मेशन डेसिमेट की गई, पास ऑन की गई। और देखिए आप सरप्राइजली कहते हैं कि ये नाइट के टाइम अटैक होते हैं, यस होते हैं, लेकिन ब्रॉड डे लाइट के अटैक लॉन्च किया गया बिकॉज उस वक्त को वो बिल्कुल भी जाया नहीं करना चाहते थे। और बात आती है कि ईरान, यस ईरान को भी पूरा हक है अपनी सुरक्षा करने का। जी नाना जी, सॉरी जी सर, इसमें कोई शक नहीं। देखिए ईरान को भी हक है अपना सुरक्षा करने का और यही वजह है तो ईरान ने पहले भी बात कही थी कि भाई आप हमारे जिन प्रोग्राम्स पर पाबंदियां लगाने की बात करते हैं, इजराइल से हमारा बचाव भी एक तरह से, हमारा सुरक्षा कवच भी एक तरह से वही नजर आता है। और लेकिन जो अभी आज हाल ही में जो बड़ी खबरें सामने आई उसमें इजराइल ने उसी सुरक्षा कवच को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया।
ईरान का जो ये कहा जाए एयर डिफेंस सिस्टम हो या बाकी सारे डिफेंस सिस्टम हो, उन्हें पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। आशीष सहाय जी, जब अगर ये कहा जाए कि मिलिट्री पावर डैमेज हो रही हो, हथियार या मिलिट्री स्पेसेस जो हैं वहां पर अगर बड़े हमले हो रहे हैं, अगर उन्हें डैमेज किया जा रहा है, ईरान की कितनी ताकत आपको नजर आ रही है? और सर इससे अलग मेरा एक और बड़ा ये सवाल है कि बार बार अगर हम परमाणु हथियारों की बात करते हैं, दुनिया में दो सबसे बड़े देश हैं जिनके पास में परमाणु वेपन है या फिर बड़ी ताकत है। उसमें सबसे पहला नाम जो रिपोर्ट्स में रशिया का आता है, दूसरा अमेरिका का। रशिया तो सपोर्ट कर रहा है ना एक तरह से इनडायरेक्ट वे में ईरान को। रशिया ने अभी तक कोई ऑफिशियल सपोर्ट की बात क्यों नहीं की? क्या उसकी तरफ से ऐसी कोई हलचल होगी क्या? नहीं, ये लाइकली नहीं है, क्योंकि रशिया का जैसे जैसे विंटर्स करीब आ रहे हैं उसके पहले उनके अपने मिशन ऑब्जेक्टिव्स हैं यूक्रेन में कीव के करीब पहुंचने का और लैंड को अपने अंडर लेने का, क्योंकि उसके बाद जो इनकी ट्रूस होगी या सीज फायर होगा उस समय ये कहीं ना कहीं जितनी लैंड इन्होंने ग्रैब कर ली होगी यूक्रेन की, वहीं पे वो अपना झंडा गाड़ देंगे। तो अभी वो एकदम उधर फोकस्ड हैं, उनके पास कोई ऐसी एनर्जी नहीं बची है कि वो ईरान के समर्थन में आए। एक दो स्टेटमेंट्स इशू करते हैं नोशनल, और यही बात चाइना भी कर रहा है, क्योंकि उसके भी अपने कंसर्न्स हैं कि ये हॉर्मुज ब्लॉक हो जाएगा तो हमारी एनर्जीज का क्या होगा, इस बीच में अमेरिका क्या खेल खेलेगा। तो आपकी बात पे जयदी जी कुछ रिएक्ट करना चाह रहे थे। जी 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 अशरफ जयदी जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे सर की इस बात को ऐड ऑन कर रहे थे आप शायद। जी नहीं, आवाज नहीं आ रही है सर की, आवाज नहीं आ रही थी। अच्छा, मैं ठीक करवाती हूँ, मैं पता करवाती हूँ। जी आशीष साहब सर, सॉरी, आप प्लीज कंटिन्यू करें। अभी जो ये इनका आईडीएफ का देखें, अमेरिका में एक जो ट्रम्प बहुत ही सेंट्रलाइज्ड कमांड एंड कंट्रोल है इस पिछले एक 1.5 सालों से अमेरिका का। वट एवर ट्रम्प सेज इज ऑर्डर, वट एवर ट्रम्प सेज इज द फाइनल थिंग, जब तक कि उनको सुप्रीम कोर्ट टर्न डाउन नहीं कर दे या उसको खत्म ना कर दे, या कई बारी तो छोटे लेवल के जो फेडरल जजेस हैं वो भी इनके फाइनल डिक्टेट को, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स को रिवर्स कर देते हैं। लेकिन अभी उन्होंने इन दोनों कंट्रीज ने, इजराइल ने और अमेरिका ने, अपने अपने मिशंस के नाम अलग रखे हैं, क्योंकि अपने मिड टर्म इलेक्शन में इसको एक्सप्लॉइट करेगा ट्रम्प। उसने ये जो रोरिंग लॉयन है इजराइल का आईडीएफ का एक मिशन का नाम दिया था, वो एपिक क्या वो फ्यूरी, एपिक फ्यूरी करके उसने अपने मिशन का अलग नाम दिया हुआ है। पहले हम ये समझ रहे थे कि जॉइंट एफर्ट है, एक ही कंट्री पे दो अलग अलग फॉर्मेशंस अलग अलग मिशन पे चल रही हैं। ये उससे गैल्वेनाइज करते हैं अपनी, मतलब मिड टर्म इलेक्शन के लिए राइट विंगर्स को, रिपब्लिकन्स को और इंसाइट करने के लिए एक नया, कि ये हमारा एक्ट था, ये इजराइल का एक्ट नहीं था, डिस्क्रेडिट करने का एक अंडर करंट भी है जो कि ट्रम्प से एक्सपेक्टेड है। लेकिन ये जिस तरह से इस समय बम्बार्डमेंट कर रहे हैं, ये ईरान को स्टेरलाइज कर रहे हैं। पिछले 2 दिनों को अगर आप देखें तो उनके कम्युनिकेशन सेंटर, टीवी सेंटर्स, उनके सारे मेजर रोड्स को अटैक करना, फिर ग्राउंड टू एयर लॉन्चेस जो जहां से हो रहे थे उनको, जो फिक्स लॉन्चेस हैं उनको आज काफी नेस्तनाबूद किया है। ये स्टेरलाइज कर रहे हैं एयर पॉकेट्स को, ताकि कल को अगर इनको बहुत बड़े मालवाहक जहाज तेहरान में उतारने पड़े 1 हफ्ते के अंदर किसी स्पेशल मिशन पे, तो उनको नीचे से कोई थ्रेट ना हो, वो चुपचाप तेहरान हवाई अड्डे पे उतरें, उसको चारों तरफ से घेरें, अपना मिशन पूरा करें। यही काम इन्होंने वेनेजुएला में किया था, लेकिन वहां कोई रेसिस्टेंस नहीं था, वो बहुत छोटी सी कंट्री है, उनके पास कुछ भी नहीं। ईरान बहुत मेजर है, इसलिए ईरान के एयर स्पेस को ये डोमिनेशन कर लिया, अब उसको स्टेरलाइज कर रहे हैं चारों तरफ से। उनका कोई भी एयर डिफेंस, कोई भी आर्टिलरी, कोई भी रेडार सही ना बचे, ताकि इनको अगर मेजर एयरक्राफ्ट अंदर ले जाने हो किसी दिन एज अ स्पेशल ऑपरेशन, और वहां जाके कुछ सत्ता का दखलंदाजी करना पड़े और उसके बाद वहां से बाहर आना पड़े, तो ये टोटली ईरान को स्टेरलाइज करने की प्रक्रिया अभी चल रही है। जी नैना, इसमें कोई शक नहीं सर, लेकिन अमेरिका दरअसल पहले हम यही बात समझ रहे थे कि ईरान की जिस तरह से जियोपॉलिटिकल या फिर जियोलॉजिकल जिस तरह की परिस्थितियां हैं, वहां पर शायद अमेरिका के जो जंगी बेड़े हैं वो भी ना पहुंच पाए, जिस तरह से जो खाड़ी से पूरी तरह से ढका हुआ है रेगिस्तान का जो इलाका है। लेकिन अमेरिका और इजराइल ने अनएक्सपेक्टेड वे में बड़े हमलों को अंजाम दिया, और शायद ईरान उसके लिए तैयार था भी या नहीं था, अपने आप में भी यही बात है। लेकिन कर्नल हिमांशी जी, मैं वही जो पहले सवाल करना चाह रही थी, एक बड़े एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया। अब कई खबरें सामने आई कि मोसाद दरअसल इन हमलों को अंजाम देने के लिए बड़ी प्लानिंग बरसों से कर रहा था,
लंबे वक्त से कर रहा था। और यही वजह है कि चाहे बात मोबाइल नेटवर्क्स की हो या फिर यहाँ पर सीसीटीवी कैमरास को लेकर हो, हर ट्रैफिक सिस्टम तक उसको उसने एक तरह से ट्रेस करके रखा था। आखिर कैसे उस बात का इल्म या भनक तक नहीं लग पाई, खासतौर से कहा जाए कि ईरान की इंटेलिजेंस को, या फिर वही कॉम्प्रोमाइज हो गए जिस तरह से इस्माइल कानी का भी नाम आ रहा है सामने? जी देखिए, जो मोसाद का काम करने का तरीका है वो बरसों तक करती है। जब इन्होंने अपना म्यूनिख वाला जो बदला लिया था, उसमें लगभग 20 साल इन्होंने अलग अलग कंट्रीज में जाके लोगों को खत्म किया था। खामेनेई पे तो पिछले 10 साल से वो नजर रखे हुए थे। देखिए, ये एक बहरूपिये होते हैं जिसको हमारे यहाँ अय्यार कहते हैं ना, ये वो अय्यार तरह के लोग होते हैं जो बहुत जल्दी आपकी वेशभूषा पकड़ लेते हैं। और जितना भी विश्व में हम सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, हम मोबाइल फोन्स यूज करते हैं, हम लैपटॉप्स यूज करते हैं, कहीं ना कहीं वो ज्यूज से संबंधित है। अमेरिका के जितने बिग हाउसेस हैं वहां पर सब ज्यूज बैठे हुए हैं, और वो कहीं ना कहीं अपने देश के लिए ही काम कर रहे होते हैं। जब भी इजराइल पे कोई संकट आता है वो सब छोड़ छाड़ के वापस अपने देश में आ जाते हैं। तो उनके लिए किसी भी सिस्टम को हैक करना बहुत बड़ी बात नहीं है। यस, ये कहीं ना कहीं चूक हुई है। जो ईरान की जो एजेंसीज हैं, IRGC है, वो नहीं पकड़ पाए, क्योंकि बहुत सारे एजेंट्स डबल एजेंट एजेंट्स होते हैं और कई बार उनको पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि पिछली बार भी हमने देखा था कि कई सारे ड्रोन जो बने हुए थे वो फैक्ट्रीज ईरान में इन्होंने डाली हुई थी और अंदर से उसको डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की गई थी। ईरान, मुझे लगता है, कहीं ना कहीं इस गलतफहमी में मारा गया कि उन पे जल्दी हमला नहीं होगा, क्योंकि जितने दिनों से ये वहां पर अपना बेड़ा डाल के बैठे हुए थे, उनको शायद लगा था कि जो चल रहा है बातचीत का, शायद और बातचीत का कोई दौर होगा। लेकिन उनको धोखे से मारा गया है और शायद अब ये इतना स्पाइरल आउट हो गया है कि इसको रोकना नामुमकिन है। इसमें एक चीज की आपको दाद देनी पड़ेगी कि चाहे देखिए 90 मिनट का युगांडा का मिशन हो, चाहे जो World War II के क्रिमिनल को लेके आना हो दूसरी कंट्री में छुपे हुए, मोसाद की जो इंटेलिजेंस है वो अनबीटेबल है। और आई थिंक नॉट जस्ट मोसाद, जिस तरीके से CIA ने भी इसमें काम किया है, अंदर जो उन्होंने डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की थी और जो मैसेजेस भेजे जा रहे थे लगातार जेनजी को और मिलेनियल्स को, तो कहीं ना कहीं इन्होंने जो साझा ऑपरेशन किया है इंफॉर्मेशन का, वो बहुत हद तक कामयाब रहा है इनका। लेकिन क्योंकि शहादत को बहुत बड़ा माना जाता है और खमेनी ने शहादत दी है, उनके साथ बहुत सारे लोगों ने शहादत दी है, तो अब जो ये कम्युनिटी है ये डेफिनेटली अब रुकने वाली नहीं है। तो चीजें और भयावह होने की संभावना है। नैना जी, इसमें कोई शक नहीं, भयावह तो होगा। लेकिन जयदी जी, बार बार ये बात कही जा रही है कि जिस तरह से ईरान में हालात बने वो अपनों के ही धोखा देने की वजह से बने। उसमें बड़ा नाम बार बार इस्माइल कानी का आ रहा है। ऑल्दो अभी ये कहा जाए कि अभी जांच है, कई खबरें ये आई कि IRGC ने उन्हें हिरासत में लिया, पूछताछ की जा रही है। वो मोसाद और अमेरिका के साथ में मिलकर, क्योंकि कई ऐसे सर्कमस्टेंसेस बने, इसके पहले हिजबुल्लाह के लीडर का अगर मारा जाना हो, हमास के लीडर का मारा जाना हो, वहां पर इस्माइल कानी की मौजूदगी कुछ समय पहले या बाद की रही, और ऐसी ही जानकारी सामने आई कि आज जो हालात है उसमें इस्माइल कानी बड़ी भूमिका में है। देखिए, हिमांशी जी ने बहुत अच्छे से ये एक्सप्रेस किया है। मोसाद अपने ऑपरेशन करता है, अपने तरीके से करता है और हर चीज को वो खरीदने की कोशिश करता है। ईरान में भी बहरहाल देखिए, जिस मुल्क के ऊपर 47 साल से इतने सारे सैंक्शन हो, और उसकी कंडीशन तो जाहिर सी बात है खराब होती है, क्योंकि वो झेल रहे हैं पिछले 47 साल से, तो लोग भी बिके होंगे। लेकिन इनका देखिए, ईरान के बारे में अमेरिका और जो और न्यू कॉलोनियल ताकतें हैं वो गलत कैलकुलेट करती हैं, और उनके हमेशा जो मुहासबात हैं, उनके जो कैलकुलेशंस हैं वो हमेशा गलत साबित हुए हैं। उन्होंने कई मर्तबा, ऐसा नहीं है कि अभी ही उन्होंने हमला करके ईरान की रजीम को चेंज करने की कोशिश की, पिछले कई मर्तबा उन्होंने कोशिश की। और रही बात ईरान के, देखिए, सुप्रीम लीडर के मारे जाने की, उनकी शहादत की, तो मैं समझता हूँ ईरान के अंदर जो कुछ हो रहा था पिछले 20 साल में, जो मोसाद ने वहां पे एक्टिविटी की थी,
इन्वेस्टमेंट किया था, लोगों को खरीदा था, सिस्टम बनाए थे। आयतुल्ला सैयद अली खामनेई की शहादत ने उन सबको यूनाइट कर दिया है और उनको सड़कों पे ला दिया है उसी सिस्टम के लिए कि जिस सिस्टम के खिलाफ अमेरिका और इसराइल पिछले 47 साल से उसको गिराने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जयदीप जी, एक रिपोर्ट ये भी कही जाती है कि जिस रूप में अभी खासतौर से जो हमले किए जा रखे हैं, खासतौर से बेतरतीब ईरान की तरफ से सऊदी अरब पर, दुबई पर, ओमान पर, कतर पर जो बड़े हमले हो रहे हैं, ऐसा लगता है जो अपने थे उनको भी नाराज कर चुके हैं एक तरह से। नहीं, ये अपने नहीं थे नैना जी, ये कभी अपने नहीं थे ईरान के। ये तो फिर अपना आप किसे कह रहे हैं कि यूनाइट कर दिया है? खुद ईरान के अंदर की जो पब्लिक है, जो असल इस सिस्टम की हिमायत करती है, जिसके लिए वो सिस्टम कायम हुआ है, जो ईरान की पब्लिक है, उसको एक कर दिया है। मैं उसकी बात कर रहा हूँ। रही बात अरब देशों की, अरब देश हमेशा ईरान के मुखालिफ रहे हैं। ये वो देश हैं कि जो अमेरिका के गुलाम हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे संजीव मलिक जी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मतलब आयतुल्ला अली खामनेई जी के लिए, लेकिन यहाँ पर जयदी जी की बात को मैं इस रूप में नहीं समझ पा रही हूँ कि अगर ये कहा जाए कि मिडिल ईस्ट के देश ही उनके अपने नहीं थे, अंदर खाने ही एक बड़ा विरोध प्रदर्शन था, तो अपने कौन थे? फिर वो किस रूप में बड़े नेता के तौर पर जाने जाते थे? देखिए 1 मिनट में नैना जी इसको वाजे कर देता हूँ। खामनेई जो है वो पूरे विश्व के लिए जहां जहां उनके चाहने वाले, शियों की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि बहुत सारी मूवमेंट्स ऐसी हैं जो सुन्नियों में भी पाई जाती हैं, जो नॉन मुस्लिम्स में भी पाई जाती हैं, जिनके लिए वो एक बहुत बड़ी शख्सियत है। बिल्कुल, तभी लोग उन्हें मोहम्मद प्रॉफिट से भी एक तरह से जोड़कर देख रहे हैं, उन्हें उस रूप में देखते हैं। जी, संजीव मलिक जी, लास्ट रिमार्क प्लीज। देखिए नैना जी, इस चीज को मैं थोड़ा संक्षिप्त ऐसे करता हूं। देखिए, जब अमेरिका ने ईरान 79 के बाद का घटनाक्रम लीजिए, ईरान ने ऑलरेडी संबंध विच्छेद कर लिए और अमेरिका ने बहुत बीच बीच में कोशिश की, जैसे मैंने अपने पहले वक्तव्य में बताया कि उन्होंने एक एटॉमिक डील भी की, लेकिन बात नहीं बनी। हो क्या रहा था, इसी दौरान ईरान अपने प्रॉक्सीज को तैयार कर रहा था। हूती, आप बैठे यमन में बैठे हैं और आप अपने एक मुस्लिम ब्रादर यानी अरब कंट्रीज को, जो उनके जहाजों को आप हार्म पहुंचा रहे हैं, उनके बिजनेस को हार्म पहुंचा रहे हैं। इधर हिजबुल्लाह क्या है? हिजबुल्लाह लेबनान के एक पॉलिटिकल एंटिटी के रूप में तैयार किया गया था। आज भी उनका पॉलिटिकल, उसके अंदर वहां की गवर्नमेंट के अंदर उनका से है। इसके साथ उन्होंने मिलिट्री विंग बनाई और हिजबुल्लाह को तैयार किया इजराइल के खिलाफ। तीसरी चीज, हमास। इन सबको तैयार करने के लिए जो पॉलिसी अपनी स्टेट पॉलिसी में शामिल किया ईरान ने, यहां ईरान ने गलती की, क्योंकि जो देश अपनी स्टेट पॉलिसी के अंदर टेररिज्म को लाएगा, अपने रिसोर्सेज को कमिट ना करके किसी अपने प्रॉक्सीज के थ्रू अपने जो हित है उनको साधित करना चाहेगा, वो बहुत लंबा नहीं चलता है। पाकिस्तान को ले लीजिए, यही तो कर रहा है पाकिस्तान। हालांकि प्रॉक्सीज का कोई, या अमेरिका का प्रॉक्सी कोई और है और जो प्रॉक्सी है, प्रॉक्सीज के प्रॉक्सीज कोई और है। कि सर प्रॉक्सीज तो अमेरिका ने भी आईएसआईएस को बनाया, तालिबान को बनाया, ऐसे तमाम कई प्रॉक्सीज हैं जो हमेशा देश उनका इस्तेमाल करता है, ये कहा जाए अपने डर्टी वर्क के लिए इस्तेमाल करता है। तो सिर्फ ये कहा जाए इजराइल ही क्यों दोषी है और ये ईरान ही क्यों दोषी है? और इजराइल में भी जिस तरह से हमने बड़े स्तर पर देखा, खासतौर से गाजा को लेकर, उस पर क्यों आखिर अमेरिका की भी आंखें बंद हो जाती हैं? वेल, मेरे पास वक्त की कमी है, लेकिन आप सभी के इतने इंपॉर्टेंट रिमार्क्स यहाँ पर नजर आए, थैंक यू सो मच। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। अब इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब आप लाइव देख सकते हैं सभी प्लेटफॉर्म्स पर। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।